हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआई का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि एआई में इतनी सारी एल्गोरिदम्स हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग की ले लीजिए, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। फिर डीप लर्निंग के यूनिट्स ले लीजिए जैसे कि CNN, RNN, LSTM, GRU। फिर जनरेटिव में डिफ्यूजन मॉडल क्या है, ऑटो एनकोडर्स, ट्रांसफॉर्मर। फिर एजेंटिक एआई है, डीप रेनफोर्समेंट लर्निंग है। तो ये जो ह्यूज क्लासिफिकेशन है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी एल्गोरिदम किस कैटेगरी में आती है, किसका पर्टिकुलरली किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली एआई के ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं तो एआई तीन तरह का होता है: डिस्क्रिमिनेटिव एआई, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो अभी तक यूज होते हुए आ रहा था, जैसे कि नेटफ्लिक्स ने रिकमेंडर सिस्टम बनाया कि आपको ये मूवी देखिए तो इससे रिलेटेड और चार पिक्चरें आप देख सकते हो। अमेजोन पे सेल्स भी कुछ इस तरह से ही होती है। और हम दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है, ये ह्यूमन है या ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। फिर अब मैं बात करता हूँ जनरेटिव एआई की, जो कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम जनरेटिव एआई को कमांड दें, प्रॉम्प्ट दें कि मूवी की स्क्रिप्ट लिख दो, तो वो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लिख देगा। इसी तरीके से फिर एजेंटिक एआई जो है, वो ऑटोनोमस एजेंट्स का यूज़ करता है, जो कि ऑटोनोमसली काम करते हैं, जो कि अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। यानी कि उनके पास उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं। तो एजेंटिक एआई को हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एडवांस्ड है। अब एक लेयर और नीचे में जाता हूँ, डिस्क्रिमिनेटिव एआई के बारे में मैं बात करता हूँ। डिस्क्रिमिनेटिव एआई कितने तरह का होता है? तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई तीन तरह का होता है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो डेटा है, डेटा की ऑलरेडी लेबलिंग है। यानी कि मेरे पास अगर 1000 फोटोज हैं जिसे मुझे क्लासीफाई करना है, जिसमें से 100 फोटो टाइगर की हैं, 100 लॉयन की हैं, बाकी 100 किसी और एनिमल की हैं, बाकी 100 किसी और एनिमल की हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग है कि ये जो 100 फोटोज हैं ये टाइगर है। फिर नेक्स्ट जो 100 फोटोज हैं ये लॉयन है। यानी कि प्रॉपर लेबलिंग है। यानी कि मैं अगर अपने मॉडल को ट्रेन करूं इस लेबल डेटा से, तो वो अपनी एल्गोरिदम से सीख लेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता। ये कैसे काम करता है कि हमारे को खुद को लेबलिंग करनी रहती है। तो हम डेटा को, जो सिमिलर डेटा है, उसे सेपरेट ग्रुप में बांट देते हैं और उसी को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। इसके लिए अलग से एल्गोरिदम होती है। तो ये अनसुपरवाइज सेक्शन है जहाँ पे डेटा लेबल्ड नहीं होता। तीसरी जो लर्निंग है, रेनफोर्समेंट लर्निंग, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अब हम एक लेयर और नीचे जाते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या दो काम करते हैं? सुपरवाइज लर्निंग में हम दो काम ये करते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन जिसके बारे में मैं अभी बात कर चुका हूँ कि ये बस है, ये कार है, यानी कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यानी कि दो सब्जेक्ट में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ये एक्स है, ये वाई है। दूसरी तरफ रिग्रेशन है। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन में हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर नंबर, कि आज वेदर है, आज इतना टेम्परेचर है भोपाल का, कल भोपाल का टेम्परेचर कितना होगा, प्लॉट का प्राइस अभी ये है, आज से 10 साल बाद क्या होगा। तो यहाँ पर हम कार का प्राइस क्या होगा आज से 10 साल बाद, यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर गेम खेल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन हम किन किन एल्गोरिदम से अप्लाई कर सकते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग के अंडर में सबसे बेसिक जो है वो है लीनियर रिग्रेशन, जो कि सिर्फ लीनियर डेटा पे फिट हो सकता है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। इसके अलावा रिज लसो इलास्टिक नेट है रिग्रेशन, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, नाम से तो रिग्रेशन है लेकिन ये एक्चुअल में क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसके बाद अब थोड़े वर्सेटाइल मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि डिसीजन ट्री है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, रैंडम फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर डिसीजन ट्री और सपोर्ट वेक्टर मशीन ये सब क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और ये रिग्रेशन भी कर सकते हैं। बट सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये सिर्फ मीडियम साइज डेटा डेटा सेट्स पे काम करता है। इसी तरह से डिसीजन ट्री भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट ह्यूज और लार्ज डेटा सेट्स पे भी काम कर सकता है और ये भी वर्सेटाइल है। ये क्लासिफिकेशन भी कर सकता है और ये रिग्रेशन भी कर सकता है। इसके अलावा और एडवांस्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम भी हैं, जैसे कि एनसेम्बल लर्निंग, जिसमें आता है एक्सजी बूस्ट यानी एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करने के लिए मशीन लर्निंग का एक और पार्ट है, जैसे कि डीप लर्निंग कहते हैं। तो डीप लर्निंग में बेसिकली क्या किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट किया गया है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन बाकी न्यूरॉन से बात करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल,
उसी तरह से डीप लर्निंग में इसको मैथमेटिकली रेप्लिकेट किया गया है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं लेयर्स में, जैसे इनपुट लेयर, हिडन लेयर और फिर आउटपुट लेयर। तो ये सभी लेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ वेट, कुछ ना कुछ वेट से कनेक्टेड रहती हैं। और जब तक आउटपुट सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर देता तब तक ये वेट अपडेट होता रहता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरह से जो डीप लर्निंग है हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिकेशन है। अब डीप लर्निंग के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम आती हैं? जो सबसे बेसिक एल्गोरिदम है वो है ANN। ANN सबसे हल्के स्मॉल डेटा सेट्स पे काम करने के लिए बनी है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके ऊपर आता है CNN। CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। CNN में क्या होता है? CNN में बेसिकली कंप्यूटर विजन में इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। किसी इमेज को क्लासीफाई करना है, किसी इमेज को रीप्रोसेस करना है, किसी इमेज की स्टडी करनी है, तो वहाँ पे CNN का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद फिर हम आते हैं RNN यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और GRU गेटेड रिकरेंट यूनिट। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं NLP के। अब NLP क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये होता है कि मशीन समझती है कि ह्यूमन क्या बोलना चाह रहा है। मशीन ह्यूमन की लैंग्वेज को समझती है, फिर उसे प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करती है। तो ये सब RNN LSTM बिल्डिंग ब्लॉक है NLP के। ठीक उसी तरह जिस तरह एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी ह्यूमन बॉडी के। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं, स्टार्टिंग में हम फिर से जाएंगे जनरेटिव एआई की तरफ। जनरेटिव एआई बेसिकली चार चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले आते हैं डिफ्यूजन मॉडल। अब यहाँ पे डिफ्यूजन मॉडल क्या काम करते हैं? डिफ्यूजन मॉडल बेसिकली ओरिजिनल डेटा सेट से न्यू डेटा सेट बनाते हैं, कुछ उसमें नॉइज ऐड करके, लेकिन उतना ही नॉइज ऐड करते हैं कि उस डेटा की ओरिजिनलिटी गायब ना हो। तो ये होते हैं डिफ्यूजन मॉडल। फिर उसके बाद आते हैं VAE वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, जिसमें कि सेट होता है एनकोडर का और डिकोडर का। एनकोडर यहाँ पे क्या करता है? डेटा को कंप्रेस कर देता है, और डिकोडर क्या करता है? वापस से उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है उसके ओरिजिनल शेप में। फिर हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाकर ये चेक करते हैं कि जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है वो ओरिजिनल डेटा से कितना ज़्यादा सिमिलर है या डिससिमिलर है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर में इनकोडर्स के साथ और लेयर्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एक सेंटेंस है जो कि कुछ नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। तो हर एनकोडर क्या करता है? वो उन वर्ड्स की स्टडी करता है, देखता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है। इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मर है वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है। ट्रांसफॉर्मर के बाद आता है जनरेटिव सेक्शन में GAN, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। अब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या होता है? ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम ये फेक डेटा प्रोड्यूस करना, और डिस्क्रिमिनेटर का काम ये उसको डिस्क्रिमिनेट करना रियल डेटा से, कि रियल डेटा अभी कितना डिफरेंट है फेक डेटा से। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि जनरेटर फेक डेटा को इतना रियल नहीं बना देता कि डिस्क्रिमिनेटर डिफरेंशिएट ही ना कर पाए क्या रियल डेटा है और क्या फेक डेटा है। तो इसको यूज होता है इमेज जनरेशन में। जैसे कि आजकल कई सारे ऐप्स आ रहे हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालोगे और वो इमेज जनरेट कर कर दे देगा। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। अब हम बात करते हैं सबसे एडवांस्ड फॉर्म यानी कि एजेंटिक एआई की। लेकिन इसके पहले, एजेंटिक एआई के पहले हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग की। रेनफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली क्या होता है? एक एजेंट होता है, उस एजेंट को हम एक गोल दे देते हैं, एक टास्क दे देते हैं जो उसे पूरा करना है। वो एनवायरनमेंट से लर्न करता है कि वो गोल कैसे पूरा कर सकता है। तो अगर एजेंट स्टेप लेता है गोल पूरा करने की दिशा में तो उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर एजेंट स्टेप लेता है ऐसी दिशा में जहां पे वो गोल से दूर जा रहा है तो उस पर पेनाल्टी लगती है। तो ये सिर्फ एक मेथड है गोल को अचीव करने की, इसे रेनफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग एजेंटिक एआई का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। एजेंटिक एआई में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कई सारी मेथड्स हैं जिसका एजेंट्स यूज कर सकते हैं गोल को पूरा करने के लिए। वो ऑटोनॉमसली ऑपरेट होते हैं और उनके पास उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एआई का, जिसमें क्या क्या एल्गोरिदम किस सेक्शन के अंडर में आती हैं। इसके अलावा एआई कितने तरह का होता है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग? तो वो तीन तरह का होता है। एक होता है नैरो एआई जो कि छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडर सिस्टम बनाना। इसके अलावा जो दूसरा एआई होता है वो होता है एआई जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें कि एआई ह्यूमन लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखता है। फिर आता है एआई सुपर इंटेलिजेंस। एआई सुपर इंटेलिजेंस जहाँ पे कि एआई ह्यूमन की स्किल्स को भी सरपास कर सकता है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है एआई का।
यहाँ पे एआई 4 तरह का होता है। एक है रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई का मतलब ये है कि मैं उसे करंट में डेटा दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एआई को उस डेटा को पढ़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा है यहाँ पर लिमिटेड मेमोरी एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई का मतलब ये है कि एआई को अपनी पास्ट की गलतियों से सीखना है, एआई मॉडल को, और उसे वो अपनी मेमोरी में रखना है ताकि वो उसे यूज़ कर सके अपनी प्रॉब्लम को और अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। तीसरा है यहाँ पर थ्योरी ऑफ माइंड एआई। थ्योरी ऑफ माइंड एआई में एआई ह्यूमन के इमोशंस को इंटरप्रेट कर सकता है, उस लेवल तक जा सकता है। और फिर चौथा है फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, चौथा है सेल्फ अवेयर एआई, जहाँ पे कहा गया है कि एआई के पास उसकी खुद की कॉन्शियसनेस होगी, एआई के पास उसके खुद के इमोशंस होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन आईबीएम की वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।